नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर, हालांकि काल्पनिक हादसे पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का अहमदाबाद में क्रैश। हाँ, और हमारे पास इसका एक विश्लेषण है। एक अनुभवी पायलट ने YouTube पर समझाया है कि कैसे एक बिल्कुल नया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के ठीक बाद गिर सकता है। बिल्कुल, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक विश्लेषण है, मतलब उनकी अपनी राय, उनके अपने अनुमानों पर आधारित। सही बात है। असली वजह तो जो आधिकारिक जांच होगी उसी से पता चलेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस विश्लेषण में आखिर है क्या। तो कहानी ये है कि फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ किया और बस कुछ ही देर में क्रैश हो गई। हाँ, और खबर के मुताबिक लगभग सभी यात्री मारे गए, सिर्फ एक को छोड़कर। और विमान एक हॉस्टल पर गिरा, वहां भी जाने गई। बहुत दुखद। बहुत ज्यादा। पर सबसे बड़ा सवाल, मतलब जो रहस्य है, वो ये कि विमान 400 फीट ऊपर गया और फिर नीचे क्यों आ गया। सिर्फ 32 सेकंड का वक्त था पायलट्स के पास, बहुत ही कम। और वीडियो में भी, जैसे आपने कहा, न कोई धुआं न आग, कुछ साफ खराबी दिखी ही नहीं। ये वाकई में चौंकाता है। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए ये विश्लेषण जो है वो कुछ आम कारणों को तो सिरे से खारिज करता है। जैसे बर्ड स्ट्राइक। दोपहर का वक्त था, गर्मी थी, वीडियो में कोई पक्षी दिखे नहीं, और वैसे भी आजकल के इंजन थोड़े बहुत पक्षी झेल लेते हैं। हाँ, वो तो है। फिर इंजन स्टॉल, उसमें एक तेज आवाज आती है, पूरी पावर एकदम से खत्म नहीं होती, वो भी वीडियो में नहीं था। अच्छा। मौसम भी साफ था, और आजकल के रडार तो विंड शेयर जैसी चीजें पहले ही बता देते हैं। सही। तो ये सब नहीं तो फिर क्या? विश्लेषण फ्लैप या गियर की प्रॉब्लम को भी नहीं मानता, खासकर इसलिए कि क्रैश के बाद इंजन के जो ब्लेड्स मिले वो सही सलामत थे। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि गिरने के टाइम इंजन तेज रफ्तार से घूम नहीं रहे थे, वरना ब्लेड्स बुरी तरह डैमेज हो जाते। ओह, तो अगर ये आम वजह नहीं है तो विश्लेषण का मेन फोकस किस पर है? विश्लेषण का जो मुख्य शक है वो है दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, और इसके कुछ संकेत भी बताए गए हैं। जैसे वो जो एकमात्र यात्री बचे, उन्होंने इमरजेंसी लाइट जलते देखी थी। अच्छा, जो बैटरी पे चलती है? बिल्कुल। और एक HD वीडियो के साउंड को जब एनालाइज किया गया तो उसमें रैट की हल्की आवाज का जिक्र है। रैट, ये क्या होता है? रैट मतलब रैम एयर टर्बाइन। ये एक छोटा सा इमरजेंसी टर्बाइन होता है। अगर दोनों इंजन बंद हो जाएं, तो ये हवा के जोर से घूमकर थोड़ी बिजली और हाइड्रोलिक पावर देता है। अरे वाह, तो इसका चलना मतलब कि इंजन पावर में बड़ी गड़बड़ थी। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और वो सिम्युलेटर वाली बात क्या थी? हाँ, वो भी दिलचस्प है। जब इस सिचुएशन को कंप्यूटर सिम्युलेटर पर रिक्रिएट किया गया तो प्लेन ने बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया। टेक ऑफ के बाद थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो विश्लेषण में कोई क्रम बताया गया है कि ये सब कैसे हुआ होगा? हाँ, एक संभावित सीक्वेंस बताया गया है। पहला, विमान ने टेक ऑफ के लिए रनवे पर जरूरत से ज्यादा लंबा रोल लिया। अच्छा, क्यों? यहाँ स्रोत एक अटकल लगाता है। वो साफ कहते हैं कि ये सिर्फ अंदाजा है कि शायद प्लेन ओवरलोडेड था। दूसरा, ये मुमकिन है कि V1 स्पीड पार करने के बाद एक इंजन फेल हो गया हो। V1 वो स्पीड होती है जिसके बाद टेक ऑफ रोकना बहुत मुश्किल और खतरनाक होता है। हाँ, मतलब टेक ऑफ करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो शायद इसकी वजह से टेक ऑफ रोल लंबा हुआ और पायलट टेक ऑफ के लिए कमिटेड हो गए। और फिर शायद घबराहट, पैनिक। हाँ, जिसको स्टार्टल इफेक्ट कहते हैं। सोचिए, इंजन फेलियर, देर से टेक ऑफ, जबरदस्त तनाव, ऐसे में हो सकता है गियर ऊपर करने जैसे रूटीन काम से भी ध्यान हट गया हो। और सबसे गंभीर बात जो विश्लेषण कहता है वो है प्रक्रियात्मक चूक की संभावना, मतलब प्रोसीजरल एरर। प्रोसीजरल एरर? कैसा एरर? इसकी तुलना गो एयर 338 की एक घटना से की गई है। विश्लेषण के हिसाब से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर जब पायलट इंजन फेलियर या आग लगने पर जो मेमोरी आइटम प्रोसीजर करते हैं। मेमोरी आइटम मतलब वो स्टेप्स जो उन्हें तुरंत याद होने चाहिए बिना चेकलिस्ट देखें। हाँ बिल्कुल वही। तो हो सकता है कि उस वक्त भयानक तनाव में जो पायलट मॉनिटर कर रहा था उसने गलती से सही चलते हुए इंजन को ही बंद कर दिया हो। क्या? सही इंजन को? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब सुनने में यकीन नहीं होता है ना, लेकिन बोइंग 778 में फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद करना और फिर फायर हैंडल खींचना, ये ऐसे एक्शन है जिन्हें आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता।
इरिवर्सिबल है ये। इरिवर्सिबल है ये, ओ माय गॉड। अगर ऐसा हुआ तो नतीजा क्या होगा? दोनों इंजन बंद, पूरी पावर खत्म, विमान नीचे आ गया। और हाइड्रोलिक पावर नहीं तो गियर भी ऊपर नहीं गया होगा। शायद यही हुआ, और विश्लेषण का अंदाजा है कि गिरने से ठीक पहले शायद पायलट ने प्लेन की नोज ऊपर खींचने की कोशिश की, जिससे वो स्टॉल होकर गिर गया। ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। लेकिन क्या ये विश्लेषण करने वाले पायलट सिर्फ इसी एक चूक की बात कर रहे हैं या कुछ और भी मुद्दे हैं? नहीं, वो कुछ बड़े मतलब सिस्टमिक, प्रणालीगत मुद्दों की तरफ भी इशारा करते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे स्रोत में एयरलाइन की सेफ्टी और मेंटेनेंस को लेकर अतीत में डीजीसीए के कुछ नोटिस और जुर्माने का जिक्र है। ये साफ तौर पर स्रोत में बताए गए आरोप हैं, ये ध्यान रखना होगा। जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए हैं। घाटकोपर क्रैश का उदाहरण दिया गया है, जहां स्रोत के अनुसार सबूत होने के बावजूद कथित तौर पर पायलट की गलती बता दी गई थी। ये चिंता भी स्रोत से ही है। तो मतलब सिर्फ पायलट की गलती नहीं बल्कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में स्रोत के हिसाब से। हाँ, विश्लेषण में स्विस चीज मॉडल का भी जिक्र है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हादसे तब होते हैं जब सेफ्टी की अलग अलग परतों में जो छेद होते हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं। मतलब कई छोटी छोटी कमियां एक साथ हो जाती हैं। अच्छा, स्विस चीज मॉडल। और स्रोत एक और बात कहता है, जिसे वो खुद भी अटकल ही मानते हैं, कि शायद उस एयरलाइन में MEL पर प्लेन उड़ाने का चलन हो। MEL मतलब? मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, यानी कुछ उपकरण काम न भी कर रहे हों तब भी प्लेन उड़ाना। जाहिर है इससे पायलट्स पर दबाव बनता है। ये सारी बातें स्रोत के विश्लेषण का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण दिखाता है कि मामला कितना पेचीदा हो सकता है। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा हमने शुरू में कहा कि ये एक पायलट का नजरिया है, उनके अपने ज्ञान और अनुमानों पर आधारित। हाँ, आधिकारिक जांच के नतीजे इससे अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल, पर यह विश्लेषण एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। किसी भी हादसे के बाद क्या हमें सिर्फ किसी एक इंसान की गलती ढूंढने के बजाय पूरी प्रणाली को नहीं देखना चाहिए? मतलब रखरखाव के तरीके, नियम, निगरानी, यहाँ तक कि जांच कितनी निष्पक्ष है, इन सब की गहराई से पड़ताल। शायद तभी हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों को सही मायने में रोक पाएंगे।